Okay, today we are going to study about a thin prism. सुना है thin prism के बारे में कभी? चलो देखो thin prism के बारे में समझते हैं. Thin prism का मतलब क्या है? कोई बता पाएगा? What do you mean by prism? Thin prism? पतला सा प्रिज्म. वो तो मुझे पता है, लेकिन समझते क्या है इस टर्मिनोलॉजी से आप? Anyone? जल्दी बताओ. सर एंगल्स छोटे होंगे. एग्जैक्टली, एंगल्स छोटे होंगे. सी, यहां पर ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है. So we can write, in the case of a thin prism, angle of prism is small. ठीक है. जब एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है तो यहां पर जो रे फॉल होती है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, एंड ये हमने बनाया एक नॉर्मल. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो स्मॉल. सो एंगल ऑफ प्रिज्म, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी छोटा होता है. The ray goes in such a way ठीक है. Now the angles are here, you can see. ये एंगल है R1 और ये एंगल है R2, और यहां पर जो है एक नॉर्मल बनाते हैं बेटा हम लोग. ये एक नॉर्मल है. ये जो एंगल है, दिस एंगल इज, वी कैन से एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस. समझ में आया? सो यहां पर एंगल R1 एंड एंगल R2, ये दोनों ही छोटे होते हैं. बोथ आर स्मॉल. एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, it is also small. ठीक है. तो यहां पर आप समझिए कि पहली चीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये स्टडी किया हुआ है कि whenever we are talking about the rays, that means we are talking about the paraxial rays. paraxial rays वो होती हैं जो कि एंगल छोटा बनाती हैं, राइट. तो यहाँ पर सेम चीज है. यहाँ पर जो हमने प्रिज्म लिया है वो भी बहुत छोटा है. सो वी कैन से n1 n1 sin I equals to n2 sin R. क्या लिखेंगे? n1 sin I equals to n2 sin R. Now रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, मतलब आप समझिए कि ये आपका n1 है और ये आपका n2 है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 विच इज एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है. और मान लीजिए n2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n लिया हुआ है, राइट. सो n1 इज इक्वल टू, वी कैन पुट 1.
देन साइन आई इक्वल्स टू n2 की जगह हम ले सकते हैं n और ये आ जाएगा साइन r1, ठीक है। सो I is approximately, देखो साइन r1 और ये साइन i, so we can say that sin I is approximately I, क्यों? Because angle of incidence is very small. Similarly sin r1 is approximately r1. Why? Because we can say again the angle of refraction is small, so we can write I is equals to n times of r1. बोलो यहां तक बात क्लियर है? Anyone has any doubt in this? No, sir. क्लियर है बेटा? Yes. Now we say the ray is going from denser to rarer now, मतलब कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्या हो जाएगा? अब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका E। N1 क्या हो जाएगा? तो N1 हो जाएगा आपके लिए अब N, और N2 क्या हो जाएगा आपके लिए? 1 हो जाएगा, राइट? बिकॉज नाउ द रे इज गोइंग फ्रॉम प्रिज्म टू एयर। प्रिज्म में से कहां जा रही है? एयर में जा रही है, राइट? समझ में आ रहा है? तो फॉर द सेकंड केस we can say for the second refraction, we can say that n1 sin I is equals to n2 sin R, but as you know n1 यहां पर बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, sin I की जगह आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज R2, एंड n2 की जगह आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और sin R की जगह आ जाएगा आपका sin A। नाउ ऑल्सो वी नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, sin R2 अगेन वी नो दैट the angle of refraction is very small, so we can say sin R2 can be replaced by R2 equals to refractive index of air which is 1, और यहां पे आएगा sin A। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां पर ये जो साइन E है उसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वी कैन रिप्लेस इट बाय E, सो nR2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E। बोलो क्लियर है यहां तक? सो ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 है, और यहां पर we can say this is equation number 2. Anyone has any doubt now? Now if we need to find out the deviation, तो deviation के लिए आप एक चीज समझिए कि बेटा रे एक्चुअल में कैसे जा रही थी? तो रे ऐसे जा रही थी, और जा कैसे रही है? तो रे अब ऐसे जा रही है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। ये क्या है आपका? एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ द एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन, that angle of deviation which is represented by del is equals to I plus E minus A। angle of deviation को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? del is equals to I plus E minus A। सभी को याद है? So as we know about angle of deviation, so angle of deviation is represented by del, and we can write del is equals to I plus E minus A। बोलो क्लियर है यहां तक? Now this I represent क्या कर रहा है? I represents nR1, E represents क्या करेगा? nR2 minus A। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Now as you can see, यहां से हम n को क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। So n times of
R1 प्लस R2 माइनस ए, क्या आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 माइनस ए। तो डेल इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, A. R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। A. वेरी गुड बेटा। सो नाउ n minus 1 into a, this is your angle of deviation, this is your angle of deviation। बोलो क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, हेलो, Yes, sir. ग्रेट। अब यहाँ पे अगर हमें एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना हो, राइट, यहाँ पर तो हमने एक सर्टेन कंडीशन ली है, एंड आफ्टर दैट वी हैव फॉर्मलाइज दिस इक्वेशन दैट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज डेल इज इक्वल्स टू n minus 1 into a। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द मेन इक्वेशन दैट यू नीड टू मेमोराइज, that del is equals to n minus 1 into a। क्लियर है यहाँ तक? Now Yes, sir. deviation for a thin prism for a generalized equation, तो अगर हम देखें डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म का एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन सकता है, डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म का एक जनरलाइज फॉर्मूला जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आपको सभी को याद रखना है, दैट डेल इज इक्वल्स टू del is equals to refractive index of prism by refractive index of surrounding minus 1 into a। बोलो कोई दिक्कत, anyone has any doubt in this? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। No, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, अब वो क्या, देखो सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक और थिन प्रिज्म लेके बता रहा हूँ आपको, देखिए ये हमने एक थिन प्रिज्म लिया, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रेज आ रही है कुछ ऐसे, और ये रे जाएगी यहां से कुछ इस तरीके से। सिमिलरली एक रे और निकली कुछ यहाँ पे ऐसे गई, एंड फिर ये इस तरीके से गई, एंड हियर इज एन ऑब्जर्वर। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जर्वर, ठीक है। अब होगा क्या वो देखो, रे कुछ इस तरीके से गई, लेकिन इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा होगा, उसे दिखाई कुछ ऐसा रहा होगा, देखिए उसे इमेज कहाँ दिखाई दे रही होगी, उसे इमेज यहां दिखाई दे रही होगी। बात आ रही है समझ में, हेलो, Yes, sir. Yes, क्या sir. क्लियर हो रही है चीजें, यस और नो? Yes, sir. तो ये Yes, जो sir. मिला इसे हम क्या कहेंगे, क्या हम इसे शिफ्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो, राइट? Yes. और अगर हम देखें तो डेविएशन की अगर हम बात करें, तो ये रे मान लो ऐसे जा रही है,
और जहाँ कैसे रही है ऐसे, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा आपका, मतलब कि जस्ट अ मिनट, ये डेल जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, s बाय a के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यस और नो। सो यहाँ पर आप Yes. देख सकते हैं वी कैन राइट दैट Yes. s इक्वल्स टू डेल इंटू a, क्या लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू डेल इंटू a, एंड डेल की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, n माइनस वन इंटू ए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल की जगह n माइनस वन इंटू ए इंटू स्मॉल ए। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. क्या आप शिफ्ट निकाल सकते हैं, हाँ sir. कोई दिक्कत इसमें, No sir. पक्का, हाँ sir. चलिए बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। ये जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दिस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके बेसिस पे कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के नाम से भी जाना जाता है इसे, जिसमें हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है, ये हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, एंड यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है ओ। जैसे हमने मिरर का फॉर्मूला प्रूव किया था, याद है सभी को, मिरर फॉर्मूला क्या था बताना जरा, मिरर्स फॉर्मूला बताइए। 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. तो यहाँ पे इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाएगी, देखिए ये यहां से गई इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो नॉर्मल जो बनेगा यो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल इज θ1, ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल θ1, एंड ये जो है दिस इज योर पोल। तो सारी कैलकुलेशन जो होती है वो कहां से होती है, पोल से होंगे, कहां से होंगे, पोल से,
ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ है n1 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है n2। क्लियर है, जहां पे जाए काम की रे उसे हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हो क्या रहा है कि यहां से रे गई, अब रे जो गई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से ली जाती है, दैट इज u। नाउ इफ वी से कि यहां पे रे टकराने के बाद इमेज यहां मिल रही है इस पॉइंट पे, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ एंड यू विल गेट द इमेज ओवर हियर। सो द रेज आर पैरेक्सियल, सो दे मेक वेरी स्मॉल एंगल। सो यहां पर एंगल अल्फा बना, ये एंगल आपका बन गया बीटा, ये एंगल ले लिया गामा, एंड ये जो एंगल है दिस एंगल इज θ2। ये एंगल क्या हो गया, θ2। एंड यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये मान लीजिए m है और ये मान लीजिए कि n है। राइट, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है r एंड पोल से इमेज जो बन रही है, पोल से इमेज जो बन रही है वहां तक का डिस्टेंस है v। बोलो क्लियर है यहां तक? yes sir, Anyone has any doubt? ये बेसिक चीजें क्लियर है, डायग्राम कैसे बन रहा है, कौन सा एंगल कहां बना, ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। देखो ये सब चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये सारे फंडामेंटल्स हमने क्लियर किए हुए हैं। वहां पर रिफ्लेक्शन के लिए किए थे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। फंडा अभी भी वही है, जहां पर जाए काम की रेज वहां लेना है पॉजिटिव। n1 वो मीडियम है जहां से रे आ रही है, n2 वो मीडियम है जहां रेज जा रही है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बन रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ये चीज? डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पोल, पोल से ही सारे डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, and also one more thing, that this is applicable for paraxial rays, so we can write applicable for paraxial rays। किसके लिए एप्लीकेबल है? पैरेक्सियल रेज के लिए। पैरेक्सियल रेज की बात आ गई, इसका मतलब बेटा आपका ये θ1 स्मॉल है, θ2 इज आल्सो स्मॉल, सो वी कैन से θ1 and θ2 are small, and if θ1 and θ2 are small, so we can say alpha, beta, gamma are very small, they also make very small angle। क्लियर है? Anyone has any doubt? ठीक, अब यहां पर काम की बात समझिए ध्यान से। देखो बेटा, ये है आपका पॉइंट O, ये है आपका पॉइंट M, और यहां पर है आपका पॉइंट C। दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OMC, कौन सा ट्राइंगल है? OM, देखो मैं ये डैश कर रहा हूं, समझ में आया? ट्राइंगल OMC। तो ये जो ट्राइंगल OMC है, इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं एक्सियल ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा?
triangle OMC, apply exterior triangle similarity. तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा वन। देखो ये आपका एंगल अल्फा है, ये आपका बीटा है, एंड ये आपका थीटा वन है. सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा वन फॉर ट्राइंगल OMC. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, आप देखिए ये C, ये M और ये M, तो ट्राइंगल CMI, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो अप्लाई सिमिलर एक्सटीरियर ट्राइंगल सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, सो वी कैन से क्या आ जाएगा, बताना जरा CMI के लिए. ट्राइंगल CMI के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बताइए खुशी. Gamma plus theta 2 equals to beta. Exactly. So for triangle CMI, we can write theta 2 plus gamma equals to beta. तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, हेलो, Yes. क्लियर है? नाउ इफ वी अप्लाई, नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर हम देखें, सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए आप, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 थीटा 1, तो हम लिख सकते हैं n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r के लिए क्या लिखेंगे, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r. यहां पर जो n1 है उस n1 को हम n क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स r, तो वी कैन राइट 1 sin i की जगह हम लिख सकते हैं, एज यू कैन सी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा 1, so we can replace I with theta 1 is equals to n2 sin r. So sin r can be replaced by theta 2. So n1 sin I equals to n2 sin r को हम लिख सकते हैं 1 sin theta I equals to n2 sin theta 2. बट यहां पर हम एक जनरलाइज इक्वेशन पहले बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो मैं लिख देता हूं n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2. And as we know that theta 1 and theta 2 are small, as we know that theta 1 and theta 2 are very small, तो हम लिख सकते हैं n1 theta 1 equals to n2 theta 2. क्या लिख सकते हैं, n1 theta 1 equals to n2 theta 2. Now थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए थीटा 1 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा. सो थीटा 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू n2. थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस गामा. तो वी कैन राइट बीटा माइनस गामा. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3. तो ये हो जाएगा n1 थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली n2 थीटा 2, मतलब n1 थीटा 1 इक्वल्स टू n2 थीटा 2 में थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यूज हमने पुट की है,
and theta 1 is equals to alpha plus beta and theta 2 is equals to beta minus gamma. Now if we can say n1 alpha plus n1 beta is equals to n2 beta minus n2 gamma. अब आप यहाँ पे देखिए n1 बीटा और ये है n2 बीटा, ठीक है। अगर इन दोनों को एक तरफ लेके आ जाए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी वो देखिए, और n2 गामा को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। सो वी कैन राइट n1 अल्फा n2 गामा को इधर ले जाओ प्लस n2 गामा इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू बीटा, n2 माइनस n1 इंटू बीटा लिख सकते हैं। n1 अल्फा प्लस n2 गामा इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। Yes, sir. ठीक है। नाउ रीअरेंज करके अगर हम लिखें n2 gamma plus n1 alpha equals to n2 minus n1 into beta, and we know that alpha, beta, gamma are very small, so we can represent that gamma is equals to 10 gamma, alpha is equals to 10 alpha equals to n2 minus n1 into beta, beta can be 10 beta. Clear है यहाँ तक? क्लियर है? तो अब आप देखिए 10 गामा 10 अल्फा और 10 बीटा की जो वैल्यूज है उसे हम क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले 10 गामा की अगर हम बात करें बेटा, सो ये है 10 गामा, तो गामा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट एम एन अपॉन आई एन, मतलब अगर मैं एम एन को एच से रिप्रेजेंट कर दूं, किससे रिप्रेजेंट कर दूं, एच से, ठीक है। तो आप देखिए कि n से लेकर i तक की दूरी कितनी है, v, सो आप pi is approximately ni because it is very small, ठीक है। तो ये चीज हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन वाले केसेस के अंदर समझ चुके हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताने के लिए जाने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो pi is approximately ni, so we can say it is v। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू h बाय v, क्या हो जाएगा, 10 गामा इज इक्वल्स टू h बाय v। लेकिन एक चीज समझनी है वो ये कि प्लस या माइनस, तो हम यहाँ पर देखिए कि जहां जाए काम के लिए वहां क्या लेना है, पॉजिटिव। तो p से i तक की जो दूरी है वो क्या है बेटा, v है, एंड दैट इज ऑल्सो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ पॉजिटिव। Now plus n1 into 10 अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू देखो कि 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सो हियर इज योर एंगल अल्फा, सो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन h अपॉन o से लेके p तक की दूरी। सो यहां पर भी हम लिख सकते हैं दैट O2n इज अप्रोक्सीमेटली o से p तक की दूरी विच इज u। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें डिस्टेंस जो मेजर करना होता है वो कहां से करना होता है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक। इसका मतलब हम कैसे जा रहे हैं, हम इस तरीके से जा रहे हैं, और रे कहाँ जा रही है, रे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो यहाँ पर हम u को क्या लेंगे, माइनस u, क्या लेंगे, u को माइनस u। समझ में आया। तो यहां पर 10 अल्फा को हम ले सकते हैं h बाय माइनस u। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, Yes, sir. ओके। नाउ n2 माइनस n1 इंटू 10 बीटा, तो 10 बीटा के लिए देखिए क्या आएगा। सो फॉर 10 बीटा वी कैन अगेन राइट, आप देखिए 10 बीटा के लिए हम लिख सकते हैं
mn अपॉन n c। तो यहाँ पर आप p से लेके c तक लीजिए या n से लेके c तक लीजिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r, राइट। सो tan बीटा को हम लिख सकते हैं h by r। r is positive, why? Because we are taking the distance from pole to center of curvature, and as we are going from pole to center of curvature, the direction of ray is also in the same direction, so we will take it as a positive। so यहां पर हम लिख सकते हैं h by r। बोलो क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर, पक्का? हाँ सर। नाउ h कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा देखो, तो n2 by v माइनस n1 by u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये बच गया हमारे पास में, और यही हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 which is very important and you have to memorize it। आपको याद रखनी है ये चीज, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 upon r। यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये कि दिस इज valid only for the paraxial rays because the angles are taken as a very small angles। distance measured from the pole, distance you have to put with the sign। n1 वो है जहां से रे आ रही है, n2 वो है जहां रे जा रही है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? Yes, sir. पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट है इसमें? पहले बताओ। Anyone has any doubt in this? भाई फिर मत बोलना सर समझ में नहीं आया, अभी पूछ रहा हूं, बता दो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन and nature of the image। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। गिवन क्या क्या है वो देखिए। आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया गया है विच इज प्लेस एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा n1 n2 हम नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, n1 n2 इट इज डिपेंड कहां से रे जाएगी कहां जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर which is 10 centimeter, it is already given। okay, now you have to solve this question कि आपको पोजीशन कहां मिलेगी और जहां पर इमेज मिलेगी उसका नेचर कैसा होगा, ये चीज आपको पता करनी। ठीक, सो हमारे पास में u है, तो सबसे पहले तो रे कहां जाएगी कैसे जाएगी, तो रे भाई साहब जा रही है कुछ ऐसे, ठीक, और यहां से रे आगे बढ़ेगी, कितने एंगल पे बढ़ेगी वो हम बाद में देखते हैं। ठीक, अब यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या है, दैट n2 by v minus n1 by u इक्वल्स टू n2 minus n1 upon r। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम करें n2, तो n2 हमारा क्या आएगा, जहां पे रे जा रही है, तो रे कहां जा रही है, क्या
1.5 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या उस मीडियम में रह जा रही है? तो हम लिख सकते हैं that n2 is equals to 1.5 हो जाएगा और n1 is equals to 1 हो जाएगा. So I can write n2 is equals to 1.5 by v minus n1 by u. तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी because air is the medium. u इसका मतलब देखो, पहली चीज तो j यहाँ पे रे काम की जाएगी, उस डायरेक्शन में हम लेंगे पॉजिटिव. तो ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर, राइट? हम पोल से ऑब्जेक्ट तक अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे, सो इट विल बी u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. सो यहां पर u की जगह मैं लिख दूंगा -30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r. तो n2 की वैल्यू 1.5 है, n1 की वैल्यू 1 है, एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 10 सेंटीमीटर. मतलब ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर यहाँ पर कहीं है, ठीक? सो आर की वैल्यू भी कैसी आएगी? +10. तो यहाँ पे ले लिया +10. यहां तक किसी को कोई डाउट है कि कैसे साइन कन्वेंशन लिया गया और कैसे वैल्यूज को पुट किया गया है? एनीवन हैज एनी डाउट यहाँ पे? बताओ जल्दी. No, sir. ठीक. नाउ v हमें निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है. तो हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 by v plus 1 by 30 is equals to 0.5 by 10. क्या है? 0.5 by 10. तो लिख सकते हैं 1.5 by v equals to 0.5 by 10 minus 1 by 30. इसको सॉल्व कीजिए. इसे सॉल्व करेंगे, चलो बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो वैसे तो तुम लोग. तो v की वैल्यू आ जाएगी 90 सेंटीमीटर, ठीक है? अब v 90 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब यहां पर कहीं हमें इमेज मिलेगी, राइट? तो रे विल गो इन सच अ वे, सो इमेज विल फॉर्म हियर एट दिस पॉइंट. इमेज फॉर्म. तो पोल से इमेज तक की दूरी आई 90 सेंटीमीटर. बोलो क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी वो तो पता चल गया, लेकिन कैसी मिलेगी वो नहीं पता चलेगा भाई. वो बताओ कैसे? नेचर ऑफ द इमेज बताओ. रियल होगी, वर्चुअल होगी, कैसी होगी? v अगर पॉजिटिव है तो रियल होगी कि कैसी होगी? Virtual. 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 एक और क्वेश्चन कर लें. चलो देखो, एक और क्वेश्चन करके देखिए. सेम थिंग वी नीड टू फिगर आउट. फाइंड द पोजीशन, find the position and nature of image. ये हमें फाइंड करना है. गिवन क्या है आपको वो देखिए. ठीक है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है which is at 20 centimeter distance. Radius of curvature is 10 centimeter. तो ये पोल है,
पोल से कर्वेचर तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर वाटर लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, यहाँ पर ग्लास लिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? सो ऑब्जेक्ट में से रे पहले तो कुछ इस तरीके से निकलेगी and then it will move ahead. So first of all, as we know all, the formula for the spherical refraction is n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r. ठीक है, तो n2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जहां रे जा रही है, तो रे कहाँ जा रही है, तो रे जा रही है ग्लास वाले मीडियम में, मतलब कि 3/2। सो वी कैन राइट 3/2 बाय v। अच्छा, अब ये जो है इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो 3/2 और ये आया v माइनस n1, तो n1 की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, कितनी है 4/3, और u की वैल्यू कितनी है, तो u आपको गिवन है, ये आपका u है पोल से, जहां से जाए काम की रे, तो काम की रे ऐसे जा रही है तो वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है इट इज 20 सेंटीमीटर, बट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वी विल टेक u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा -20 इक्वल्स टू n2 by n1, सॉरी n2 minus n1 by r। तो n2 की वैल्यू वी नो दैट इट इज 3/2, n1 की वैल्यू विच इज 4/3 by r। r कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो जिधर जाए काम की रे उसे, तो r इज पॉजिटिव, ये +10। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/2v माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4/60 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 3 3 9 माइनस 8 अपॉन 3 2 6, तो 60, तो ये हो जाएगा 1/60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ we can write 3/2v is equals to 1/60 minus 4/60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -3/60 हो जाएगा ना, तो 3/2v is equals to -3/60, तो ये हो जाएगा -1/20। ठीक, सो 3/2v is equals to -1/20, जिसमें ये गया 10, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू जब -30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज कहाँ मिल रही होगी, यहां मिल रही होगी, राइट। ये आ गया आपका इमेज कहाँ मिलेगी, ये चीज तो क्लियर है सभी को, वेयर द इमेज विल फॉर्म, तो इमेज विल फॉर्म हियर, यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी, राइट। समझ में आ रहा है, हेलो। अब बताइए इमेज जो मिलेगी उसका नेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। बोलो क्लियर है, क्लियर है बेटा, yes, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. एक और देखिए, suppose we have taken in this way and the ray is coming, just a minute, मैं एक काम करता हूं,
मैं सिर्फ ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और रे जो है वो कुछ ऐसे आ रही है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये यहां पर हमें मिलेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले ये बताओ मुझे, यहीं से क्लैरिटी आ जाएगी, यू नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव? यू आप नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव, बिकॉज जहां जाए काम की रेज वहां पे हमें पॉजिटिव लेना है। तो यू आया आपका 60 प्लस 60, ठीक है। ये आपका पोल है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, बिकॉज वो तो यहाँ आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर की वैल्यू क्या लेंगे आप? -20, Negative. right? Now put the values. n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r। लिख सकते हैं। अब आप देखिए, जहां पर जाए काम की रेस वो क्या हो जाएगा n2। तो रेस कहां जा रही है? n इज इक्वल्स टू 2 में जा रही है। सो n2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय v माइनस n1, n1 क्या आएगा 1 डिवाइड बाय u कितना है? u की वैल्यू है +60। u की वैल्यू कितनी है? +60 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो n2 कितना 2, n1 कितना 1, r की वैल्यू कितनी है -20। तो ये हो जाएगा 2 बाय v माइनस 1 बाय 60 इक्वल्स टू -1 बाय 20। So we can write 2 by v is equals to 2 by v is equals to 1 by 60 minus 1 by 20। तो क्या हो जाएगा 20 minus 60, तो -40 डिवाइड बाय 1200, ये 0 ये 0 ये 30। तो क्या आ जाएगा 2 by v is equals to -1 by 30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहाँ मिल रही होगी? इमेज यहां से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मिल रही होगी, यहां पर कहीं। Image will be formed somewhere here. So these rays will be like this. कितनी दूरी है? 60 सेंटीमीटर। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Now tell me u and v। u आपका आया +60, v आया -60, ठीक है। तो ये जो इमेज मिलेगी ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी? Real. real, यार अभी तो बताया, जहां जाए काम की रेज उसे पॉजिटिव लो, बाकी को नेगेटिव लो। Virtual. है कैसा आएगा? Virtual. वर्चुअल आएगा। कैसा आएगा? सर आपने तो बताया कि ऑपोजिट साइन। हाँ सर, u और v ऑपोजिट हो तो रियल होगा। एक मिनट रुको। जहां जाए
काम की रेज on the basis of that we need to figure out the image is real or virtual. ठीक है, अब 3 न्यूमेरिकल हमने किए, तीनों में देख लो एक बार। देखो यहाँ पर काम की रेस जा रही है, यहाँ पर आपको इमेज मिल रही है, तो इमेज इज रियल। ठीक, सेकंड केस देखो, यहाँ पर हमें इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है इमेज, जहां जाए काम की रेस तो काम की रेस इधर जा रही है, इसका मतलब इमेज कैसे मिलनी चाहिए, वर्चुअल, तो ये वर्चुअल इमेज मिलेगी। सो दिस इज वर्चुअल। थर्ड देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, काम की रेस ऐसे जा रही है, इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल। तो ये फंडा हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या हम इसको ऐसे याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा? यस और नो? Yes, sir. रिफ्लेक्शन के अंदर बताया उसको आप अलग तरीके से याद रखिए, रिफ्रैक्शन को आप ऐसे याद रखिए कि जहां जाए काम की रेस, अगर इमेज वहां मिली है तो रियल है, अदरवाइज वर्चुअल है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बिकॉज ये सब में फिट बैठ रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लो तो भी फिट बैठेगा, रियल ऑब्जेक्ट लो तो भी फिट बैठ रहा है। तो बेटर ये है कि हम इसे इस तरीके से याद रख लें कि जहां जाए काम की रेस, अगर उधर मिल रहा है तो वो पॉजिटिव है और हमें रियल इमेज मिलेगी, और अगर नेगेटिव मिलेगा मतलब जहां काम की रेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहां इमेज मिल रही है, देन इट्स अ वर्चुअल। क्या ये याद रखना बेटर रहेगा सबके लिए? यस और नो? क्या ये सब याद रख Yes, सकते sir. हैं अब आराम से? Yes. ठीक है, तो इसे याद रख लो, ये बेटर है। ठीक है, हेलो, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. हाँ sir. ओके।